नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज 19 फरवरी 2026, दिन गुरुवार, तिथि द्वितीय है। और चलिए देखते हैं आज की 20 मुख्य खबरें पर। उससे पहले आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले इसे लाइक कर ले, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर ऑपरेशन सिंदूर पर नया खुलासा हुआ है, जिसमें जाने माने हवाई युद्ध विशेषज्ञ टॉम कूपर ने दावा किया है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के किराना हिल्स इलाके में स्थित महत्वपूर्ण लक्ष्य पर सटीक हमले किए थे, जिससे पाकिस्तानी पक्ष को संघर्ष विराम के लिए पीछे हटना पड़ा। कूपर के अनुसार यह हमला इतना निर्णायक था कि इससे पाकिस्तान की सामरिक स्थिति प्रभावित हुई और उसने युद्ध विराम की दिशा में कदम बढ़ाया। पाकिस्तान की ओर से जारी कुछ वीडियो में भी इस हमले के निशान दिखे हैं, जो इस दावे को और मजबूती देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईपीएसी रेड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने घरेलू और केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई में बाधा डाली, कानून लागू करने से रोका और सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश की। ईडी ने कहा है कि ममता समेत पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और कोर्ट से इस आदेश की मांग की है। राज्य सरकार ने इसका विरोध करते हुए याचिका की वैधता पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि इसी तरह का मामला पहले से ही उच्च न्यायालय में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और आगे की सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों में नई तनातनी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब यह कदम अमेरिकी F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट के वैश्विक बाजार के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका की शर्तों और देरी से नाराज सऊदी अरब वैकल्पिक रक्षा सौदों की ओर बढ़ रहा है। इससे न केवल अमेरिका सऊदी रक्षा संबंध प्रभावित हो सकते हैं, बल्कि मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन भी बदल सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नई दिल्ली में चल रहे इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुंदर पिचाई की अहम बातचीत हुई, जब गूगल के सीईओ भारत आए और समिट के दौरान मोदी से मिले। दोनों नेताओं ने AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत की बड़ी प्रगति, देश के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए अवसरों और गूगल के साथ सहयोग के प्रस्ताव पर चर्चा की। पिचाई ने कहा कि भारत में AI को हेल्थ, कृषि और भाषा समर्थन जैसे क्षेत्रों में लागू करने पर बातचीत हुई और उन्होंने पीएम मोदी को समिट में एक साथ लाने के लिए धन्यवाद भी कहा। पिचाई आगामी 20 फरवरी को समिट में मुख्य भाषण भी देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव 2026 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार 37 सीटों पर चुनाव होगा 10 राज्यों में, क्योंकि इन सीटों पर मौजूदा सांसदों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त हो रहा है। चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत 26 फरवरी को आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने से होगी। नामांकन 5 मार्च तक भरे जा सकते हैं और 6 मार्च को उनकी जांच होगी। उम्मीदवार 9 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 16 मार्च 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और वहीं शाम 5 बजे से मतगणना शुरू कर दी जाएगी, जिसमें परिणाम भी उसी दिन मिल सकते हैं। महाराष्ट्र से सबसे अधिक 7 सीटें, तमिलनाडु से 6, पश्चिम बंगाल और बिहार से 5-5, ओडिशा से 4, असम से 3, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से 2-2 तथा हिमाचल प्रदेश से 1 सीट पर वोटिंग होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम ने करवट ली है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मौसम में इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार ने हाल ही में अपना कैबिनेट घोषित किया है, जिसमें डॉक्टर खलीलुर रहमान को विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। खलीलुर रहमान पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे हैं और टेक्नोक्रेट कोटे से मंत्री बनाए गए हैं। हालांकि वे संसदीय सदस्य नहीं हैं, जिससे राजनीतिक हलकों में बहस शुरू हो गई है। रहमान और आर्मी प्रमुख जनरल वाकर उज्जमा के बीच पहले से चली आ रही तनातनी को लेकर भी चर्चाएं हैं, जिससे राजनीतिक अस्थिरता का जोखिम बढ़ सकता है।
नई कैबिनेट निर्णय को क्षेत्रीय राजनीति पर असर डालने वाला कदम माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। असम की राजनीति में चुनाव से पहले विवाद बढ़ गया है, जब गौरव गोगोई ने हिमंता बिस्वा शर्मा पर तीखा हमला बोला है। गोगोई ने मुख्यमंत्री को असम का जिन्ना कहकर समाज को विभाजित करने और नेताओं को हिंदू सर्टिफिकेट बांटने का आरोप लगाया है, खासकर उस समय जब पूर्व कांग्रेस नेता भूपेन बोरा भाजपा में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने दावा किया कि शर्मा कांग्रेस की आंतरिक जानकारी भाजपा को लीक कर रहे हैं, जिससे दोनों प्रमुख दलों के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ गया है और विधानसभा चुनाव की लड़ाई और गर्माती जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ विश्वविद्यालय में आज मोहन भागवत के कार्यक्रम को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें एनएसयूआई, समाजवादी छात्र सभा और भीम आर्मी के छात्रों ने जमकर गो बैक भागवत जैसे नारे लगाए और उनके आगमन का पुरजोर विरोध किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन केवल संघ संबंधित कार्यक्रमों को अनुमति देता है और यूजीसी विवाद पर भागवत कोई स्पष्ट रुख नहीं बताते। विरोध के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच नोकझोंक भी हुई और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, जबकि कार्यक्रम निर्धारित समय पर आयोजित हुआ। इस दौरान परिसर में सुरक्षा कड़ी रखी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर राजनीति में समाजवादी पार्टी ने आगामी चुनाव से पहले मतदाता समूहों के विभाजन और वोट बैंक पर असर को ध्यान में रखते हुए नई रणनीति तैयार की है, जिसमें खासकर ऑल इंडिया मजलिस ए इक्लासिया AIMIM और मुस्लिम मतदाता समुदाय के प्रभाव को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सपा नेतृत्व AIMIM को बढ़ते प्रभाव से रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर अपने संगठन को मजबूत कर रहा है और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे मुस्लिम नेताओं की गतिविधियों और आवाज को रणनीतिक रूप से उपयोग किया जा रहा है, ताकि मुस्लिम मतदाता समूहों में मत विभाजन न हो और सपा की पकड़ बनी रहे। इस बात पर भी चर्चा है कि राजनीतिक वीडियो और सोशल मीडिया सामग्री से मतदाताओं के मनोविज्ञान पर असर डालने की कोशिश की जा रही है, जिससे चुनावी रणनीतियों को मजबूती मिले। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में करीब 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे को मार्च 2026 के अंतिम सप्ताह में वाहनों के लिए खोलने की तैयारी जोर पकड़ रही है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक पश्चिम से पूर्व की दिशा में 12 जिलों को जोड़ेगा और यात्रा समय को लगभग 12 घंटे से घटाकर 6 से 8 घंटे तक लाएगा, जिससे पूर्वी और पश्चिमी यूपी की संपर्कता बेहतर होगी। उद्घाटन के बाद अनुमान है कि 1 अप्रैल से टोल प्लाजा पर वाहनों से शुल्क वसूला जाएगा, जहां कारों और हल्के वाहनों पर एक तरफा टोल करीब 1,500 रुपए से 1,515 रुपए के आसपास हो सकता है, जबकि बड़े वाहनों पर अधिक रेट लागू होंगे। इस परियोजना से राज्य की अर्थव्यवस्था और ट्रैवल नेटवर्क में मजबूती आने की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आज 25 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए से कुल 2,500 करोड़ रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर की है, जिससे महिलाओं को आजीविका और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस योजना से अब तक कुल 1.81 करोड़ लाभार्थी महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे न सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि महिलाओं को रोजगार संबल भी मिलेगा और वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकेंगी। इस कदम को सामाजिक और आर्थिक समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन में तकनीक की ताकत एक बार फिर दुनिया के सामने आई है, जहां चीन के ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के मंच पर उन्नत मार्शल आर्ट्स का शानदार प्रदर्शन किया। इन रोबोट्स ने कुंग-फू जैसे जटिल मूव्स, संतुलन साधते हुए छलांगें और तालमेल भरे एक्शन दिखाकर दर्शकों को हैरान कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अत्याधुनिक रोबोटिक्स तकनीक से लैस ये रोबोट्स इंसानों जैसी सटीक हरकतें करने में सक्षम नजर आए। विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रदर्शन चीन की AI और रोबोटिक्स में तेजी से बढ़ती क्षमता को दर्शाता है और भविष्य में इनका इस्तेमाल सुरक्षा, उद्योग और मनोरंजन के क्षेत्रों में बढ़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अपने भारत दौरे के दौरान मुंबई में कई बॉलीवुड लेजेंड्स से मुलाकात की, जिसमें शबाना आजमी, अनिल कपूर, मनोज बाजपेयी, जोया अख्तर, रचा चड्ढा और ग्रैमी विजेता संगीतकार रिकी केज शामिल थे। मैक्रों और उनकी पत्नी ब्रिजिट मैक्रों ने कलाकारों के साथ सिनेमा, कला और संस्कृति पर विचार विमर्श किया और इन मुलाकात की तस्वीरें उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर साझा की, जिनमें उन्होंने लिखा,
भारतीय सिनेमा के दिग्गजों के साथ संस्कृति हमें एक साथ लाती है। यह बैठक भारत फ्रांस सांस्कृतिक और कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नई दिल्ली के द्वारका हिट एंड रन मामले में 23 वर्षीय साहिल धनेश्रा की मौत के बाद आरोपी नाबालिग के पिता ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी गहरी पछतावा और पीड़ित मान इन्ना माकन से माफी की पेशकश की है, लेकिन कहा कि वे उनके सामने सीधे जाकर माफी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके बेटे की गलती की वजह से साहिल की जान गई और उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया का पूरा सम्मान करने तथा कानून का पालन करने का आश्वासन दिया है। साहिल की मां ने बयान पर कहा कि उनकी जिंदगी की क्षति को कोई माफी नहीं भर सकती। मामले में जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में शांति वार्ता से पहले तनाव बढ़ गया है। जब रूसी सैनिकों ने जिनेवा में शुरू होने वाली शांति वार्ता से कुछ घंटे पहले यूक्रेन के कई इलाकों में अपनी ऊर्जा और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। रूसी हमलों में कम से कम 12 क्षेत्रों के बिजली ग्रिड पर बमबारी हुई, जिससे हजारों लोग बिजली और हीटिंग से वंचित रह गए और 3 ऊर्जा कर्मियों की मौत हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कड़ी आलोचना के साथ उद्देश्यपूर्ण नुकसान बताया है। इस हमले ने कूटनीतिक प्रयासों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और दोनों पक्षों के बीच अविश्वास की स्थिति को और बढ़ाया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान गलगोटियास यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर दिखाए गए रोबोटिक डॉग को लेकर जबरदस्त मजेदार मीम्स और सोशल मीडिया ट्रेंड बन गया है। शुरुआत में यूनिवर्सिटी ने ओरियन नाम के इस रोबोट को अपने इन हाउस प्रोजेक्ट के रूप में पेश किया था, लेकिन इंटरनेट यूजर्स ने जल्दी ही इसे चीनी कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स के यूनिट्री गो 2 मॉडल के रूप में पहचान लिया। इससे विश्वविद्यालय पर गलत प्रस्तुति के आरोप लगे और सोशल मीडिया पर लोग प्रोफेसर, छात्रों और आविष्कार का मजाक उड़ाते हुए मीम्स बना रहे हैं, जिससे यह मुद्दा वायरल हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय सियासी हलकों में संयुक्त राज्य अमेरिका ने सऊदी अरब पर दबाव बनाया है कि वह पाकिस्तानी चीनी संयुक्त विकास वाले JF-17 थंडर लड़ाकू विमानों का सौदा रद्द कर दे, जिससे पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ा राजनीतिक और रक्षा क्षेत्र का झटका माना जा रहा है। अमेरिका का मानना है कि खाड़ी देशों में चीनी हथियार प्रणालियों का प्रसार उसकी सैन्य और रणनीतिक प्राथमिकताओं के विपरीत है। सऊदी नेतृत्व के इस फैसले से पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा साझेदारी और साझे समझौतों पर असर पड़ने की आशंका है, खासकर जब यह सौदा सेना प्रमुख असीम मुनिर के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत की ऊर्जा आयात नीति पर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भारत वर्तमान में अमेरिका से महंगा तेल खरीद रहा है, जबकि चीन, रूस और ईरान जैसे देशों से सस्ता कच्चा तेल ले रहा है, जिससे चीन को ऊर्जा आवश्यकताओं को कम लागत में पूरा करने का लाभ मिल रहा है और भारत की लागत बढ़ सकती है। यह चर्चा नए भारत अमेरिका व्यापार समझौते और इस बात पर केंद्रित है कि अमेरिका के दबाव और टैरिफ नीतियों के चलते भारत को अपनी ऊर्जा आपूर्ति विविध करने का दबाव महसूस हो रहा है। वहीं चीन अपनी किफायती तेल आपूर्ति का उपयोग रणनीतिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए कर रहा है। इस मुद्दे को भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति और भू राजनीतिक संतुलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखे और अगर आपका वीडियो के बारे में कोई सुझाव हो तो वो भी लिखे। धन्यवाद।